नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ शिखा और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिखा संस्कृत क्लासेस। दर्शकों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण का विभाजन। स्वर वर्ण हम कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी टिप्स, कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर्ण वर्ण 9 होते हैं। आप कहेंगे कि स्वर वर्ण मैम आपने तो 8 बताए हैं, 9 कैसे हैं? ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर वर्ण 9 होते हैं, जब मैं आपको सारे माहेश्वर सूत्र समझाऊंगी। लौकिक व्याकरण में 9 स्वर वर्ण प्रायोगिक हैं और लौकिक व्याकरण में ह्रस्व और दीर्घ 2 मात्राएं प्रायोगिक हैं। अब हम देखेंगे कि मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर कितने होते हैं वर्ण? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण ये हम दोनों पढ़ चुके हैं। अब आज हम देखेंगे प्लुत स्वर वर्ण। क्या अर्थ होता है प्लुत स्वर वर्ण का? इसका प्रयोग वेदों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? वेदों में किया जाता है। त्रिमात्रस्तु प्लुतो के अनुसार पुकारने में भी प्लुत स्वर का प्रयोग हो जाता है। इसके लिए वर्ण के आगे 3 किसका? 3 का प्रयोग किया जाता है। जैसे कु कु, समझे आप? जैसे हम जोर से बोलते हैं ओम, ये क्या होते हैं? हमारे प्लुत स्वर वर्ण, जिसमें 3 गुना हमें जोर से बोलना पड़े। ह्रस्व जो होता है उसमें 1 मात्रा का लगता है, दीर्घ में उससे दुगना और प्लुत स्वर वर्ण में तिगुना समय लगता है। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। वर्ण की उत्पत्ति माहेश्वर सूत्रों से हुई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दर्शकों। किससे हुई है वर्ण की उत्पत्ति? माहेश्वर सूत्रों से हुई है। चलिए कुछ और टिप्स देखते हैं। अनुनासिक, मुख के समान, यानी मुख के समान नासिका की सहायता से जिनका उच्चारण किया जाता है। किसका? जैसे उन्हें क्या कहेंगे हम? अनुनासिक कहते हैं। जैसे आ, ए, ऐ आदि। अब आगे हम देखते हैं। हम कल पढ़ चुके थे स्वर विभाजन, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो व्यंजन हमारे कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33, जिसे हम क्या कहेंगे? हल। अब आप कहेंगे मैम ये हल कहाँ से नाम आया? इसको भी हम समझेंगे जब हम पढ़ेंगे हमारे माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार। प्रत्याहार में आपको पता चल जाएगा कि हल हम इसे क्यों कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। परतंत्र वर्णाः व्यंजनाः, अर्थात जो वर्ण स्वर वर्णों की सहायता से उच्चारित होते हैं, अर्थात जिन वर्णों को उच्चारित करने के लिए हमें स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण संख्या में कितने होते हैं? 33 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें पहला है कै वर्ग। कै वर्ग को हम क्या कहेंगे? कै वर्ग को हम कहेंगे कु। अब कै वर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, या। ये 5 वर्ण आते हैं। चै वर्ग में क्या आते हैं? च, छ, ज, झ, या। ये भी 5 वर्ण हो गए। ट वर्ग में कितने आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण। ऐसे जब हम आगे देखेंगे तो ये 5 5 5 वर्ण मिलकर पूरे 25 वर्ण बन जाएंगे और ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन। आगे मैं बताऊंगी इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि हम जब आगे पढ़ेंगे तो इनको हमें याद रखना बहुत जरूरी है। ये क्या है? कु, चू, टू, टू, पू। ये क्यों? क्योंकि जब हम अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें इन्हीं चीजों से व्याख्या की हुई है। कु का मतलब हो गया क वर्ग, और कै वर्ग में हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं? क,
ख, ग, घ, य। चलिए आगे देखते हैं दर्शकों। आगे देखिए, शुद्ध व्यंजन वर्ण अर्धमात्रिक होते हैं। जो हमने अभी पीछे पढ़े हैं, कौन कौन से, क, ख, ग, जो भी हमने पढ़े हैं वो शुद्ध व्यंजन है और वो अर्धमात्रिक होते हैं। अर्धमात्रिक कैसे हुए? जब शुद्ध व्यंजन लिखने में वर्ण के नीचे भाग में हलंत का प्रयोग किया जाता है। जब हमने पढ़ा था अभी वहां पे पीछे हमने पढ़ा था क, और उसके नीचे हमने क्या लगाया? हलंत। ये क्या है यहाँ पे? हलंत। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कौन कौन से? क से लेके म तक के। इनके उच्चारण के समय जीभ मुख के विभिन्न स्थानों पर स्पर्श करती है। आप बोल के देखिएगा, जब हम पढ़ते हैं तो उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? क, म, अर्थात हमारी जीभ मुख के विभिन्न स्थानों पर स्पर्श कर रही है तो वो कहलाएंगे स्पर्श वर्ण। ये संख्या में कितने होते हैं? 25। आगे देखिए, अंतःस्थः ये होते हैं 4। कौन कौन से? य, व, र, ल। इसके आगे ऊष्म, ये भी संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से? श, श, स, ह। अयोगवाह व्यंजन वर्ण ये होते हैं 2। फ, प, उपद मानीय, क, ख, जीवा मूलीय। हमने पहले भी संयुक्त स्वर वर्ण पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त स्वर के समान ही संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से। देखिए, क और श, क, श मिलके बना छ, त, र मिलके बना त्र, ज, ज्ञ मिलके बना ज्ञ, श, र मिलके बना श्र, द, य मिलके बना ध। ये है हमारे संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब हम आगे देखते हैं कि वर्णों का उच्चारण, जो हम वर्ण उच्चारित करते हैं उनको भी अलग अलग तरह से उच्चारित किया जाता है। वर्णों के उच्चारण स्थान को हम पढ़ेंगे। पहला है उच्चारण स्थान, दूसरा है प्रयत्न स्थान। देखिए, वर्णों के उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के अंदर जिन भागों को स्पर्श करती है, क्या कहेंगे कि उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के अंदर जिन भागों का स्पर्श करती है, अथवा वायु मुख के भीतर जिन जिन भागों का स्पर्श करती है, वे भाग ही वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं ये। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। दूसरा, इचु यशाणाम तालुः, इचु यशाणाम तालुः। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंता। उपूपधमानीय नाम ओष्ठौ, यमगणनानाम नासिका। एदैतौ कंठतालु, ओदैतौ कंठोष्ठम। वकारस्य दंत ओष्ठम, जिह्वा मूल्यस्य जीवामूलम। और लास्ट है अनुस्वारस्य नासिका च। आगे देखते हैं, अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, पहला है हमारा अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, अर्थात इसको हम कैसे देखेंगे। सबसे पहला वर्ण है हमारा ए, तो हमने उसको लिख दिया अ और आ। अब मैंने आपको पहले समझाया था कि कु, चू, टू, टू, पू हमने पढ़ा था, तो कु को हम किससे आइडेंटिफाई करेंगे? कु को हम किससे समझेंगे? कै वर्ग से। और कै वर्ग में हमारे कौन कौन से वर्ण थे? क, ख, ग, घ, य। और अब देखिए इसमें एक और क्या दे रखा है, तो है भी हमारा इसी में आ जाएगा ह। फिर है विसर्जनीय नाम कंठः, विसर्ग, ये भी किस में आएगा? इसमें ही। तो ये सारे वर्ण किसके अंदर आएंगे? हमारे कंठ से उच्चारित होंगे। कहाँ से होंगे? कंठ से उच्चारित होंगे। तो इसमें इनका उत्पत्ति स्थान क्या होगा? इनका उत्पत्ति स्थान है
कंठः, और इसकी वर्ण संज्ञा क्या होगी? कंठयः। दूसरा है इचु यशाणाम तालु, इसमें क्या होगा? अब हमारा पहला क्या है? ई, तो ई को हमने किससे करा? ई और ई। फिर चू आया, चू के लिए मैंने आपको पहले समझाया था कि चू के लिए क्या आएगा? च वर्ग, और च वर्ग में कौन कौन से वर्ण थे? च, छ, ज, झ, य। फिर है हमारा य और श, ये भी इसी के अंदर आएंगे, य और श। अब ये सब क्या कहलाएंगे? तालु। इनका उत्पत्ति स्थान क्या है? तालु। वर्ण संज्ञा क्या है? तालव्यः। आगे देखते हैं, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम, री के लिए हम क्या लेंगे? री और री। और टू के लिए हम क्या लेंगे? ट वर्ग। क्या लेंगे? ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ट, ठ, ड, ढ, ण। और ऊपर क्या लिखा हुआ है? र और श, तो यहाँ पे भी आ जाएगा र और श। इनका क्या है उत्पत्ति स्थान? मूर्धा। चलिए आगे देखते हैं, ऋतु लसानाम दंता। क्या है? ऋतु लसानाम दंतः, तो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? रि और तय वर्ग। अब तय वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध, न और ल और स। इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान है दंता। क्या है? दंता। चलिए आगे देखते हैं। अब है उपुपधमानिया नाम ओष्ठौ। उपुपधमानिया नाम ओष्ठौ, ये कौन से हैं? देखिए सबसे पहला वर्ण हमारा क्या लिखा हुआ है? उ, तो यहाँ क्या आएगा? उ, उ। फिर हमारा लिखा है पू। पू का अर्थ प वर्ग हमारा, तो हमारे प वर्ग में कौन कौन से वर्ण थे? प, फ, ब, भ, म और प, फ। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? इनका उच्चारण होगा ओष्ठ। आप जब बोलेंगे तो हमारे होठों से आप बोल के देखिए, प, फ, ब, भ, म, ये हम ओष्ठ से बोलेंगे, अपने होठों से। चलिए आगे देखते हैं, यमगणनानाम नासिका। यमगणन, ये कहाँ से हमने बोला? नासिका से। कैसे बोला? नासिका से। आगे चलिए, ए दैतौ कंठ तालु, ए ऐ, ए ऐ। चलिए इसे देखिए, अब ये क्या हुआ? कहाँ से बोला गया? क्या है इनका उच्चारण स्थान? कंठ और तालुश्च। अब आगे देखिए, ओ दौतौ कंठोष्ठम। कौन सा है? ओ दौतौ कंठोष्ठम। ओ और औ, कौन सा है? ओ और औ। चलिए आगे देखते हैं, वकारस्य दंतोष्ठम। कौन सा है? वकारस्य दंतोष्ठम, ये है। इसमें सिर्फ कौन सा वर्ण आएगा? व। इसका उत्पत्ति स्थान या इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत ओष्ठश्च। आगे है, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, क, ख, जिह्वा मूल्य। आगे देखते हैं, अब है हमारा एक लास्ट, नासिकानुवारस्य। नासिका अनुवारस्य, ये देखिए अनुस्वार। अनुस्वार का उत्पत्ति स्थान क्या होता है? नासिका। क्या होता है? नासिका। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। अब हम अपने एक और अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए और समझिए। तब तक के लिए नमस्कार।